नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे समृद्धि आईएएस के यूट्यूब चैनल पर। और कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है तैयारी, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और दूसरी चीज़ ये है कि यदि तैयारी को लेकर के कहीं से कोई समस्या आ रही है तो आप जो है संपर्क कर सकते हैं। अगर किसी टॉपिक पे आपको लगे कि सर जो है उस टॉपिक पे वीडियो बना दे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। विश्वास मानिए, भले तुरंत नहीं लेकिन 2-4-10 दिन के बाद उस पर वीडियो बनाया जाता है, अगर आपकी मांग वाजिब होती है तो। वाजिब देखिए, ऐसा नहीं है कि आप लोग पढ़े लिखे लोग हैं तो यहाँ कुछ उलझुल मांग करेंगे, लेकिन कारण ये होता है ना कि ये टारगेटेड होता है और हम उन्हीं चीज़ों को कराते हैं जो आपकी परीक्षा में जिसका डायरेक्ट लाभ हो। यदि आप पीछे देखे होंगे तो जो हमारे मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम से बच्चे जुड़े रहे या यूट्यूब से, तो हम ऐसे क्वेश्चन को बनाते ही हैं, देते ही हैं, ताकि उनको परीक्षा में डायरेक्ट उसका बेनिफिट हो। तो इस परीक्षा को लेकर के अगर कुछ रहेगा तो आप कमेंट करिएगा, ज़रूर हम उसको लेंगे, ठीक है। और प्रश्न ये है कि बंगाल में क्रांतिकारी आंदोलन के विकास को रेखांकित कीजिए। 12 अंक का प्रश्न है, पेपर 1 से है आपके। हिस्ट्री वाला जो पार्ट है उसमें भी आधुनिक भारत से। ये टाइम टेबल है, सोमवार, बुधवार, शुक्रवार शाम को 5 बजे। आप लोग चैनल पे ज़रूर बने रहिए। 2 बैचेस संस्थान चला रहा है, इसकी चर्चा मैं प्रत्येक बैच में करता ही हूँ और यहाँ भी वीडियो में कर दे रहा हूँ। एक हमारा है शून्य से शिखर बैच, ये उन बच्चों के लिए जो 2027 पीसीएस के लिए सीरियस है। और दूसरा जो हमारा बैच है वो उन बच्चों के लिए है जो इस बार मुख्य परीक्षा दे रहे हैं, उसका नाम है अब की बार मेंस पर। तो दोनों बैच आपके मुख्य परीक्षा के लिए पूरी तरीके से समर्पित है। एक है कि उसमें समय रहता है तो वो वर्ष भर का चलता है, फाउंडेशन मान लीजिए। एक होता है कि एकदम एग्जाम ओरिएंटेड होता है, जो अब की बार मेंस पार होता है। क्योंकि इसमें क्या होता है कि वही बच्चे नामांकन कराते हैं जिनको मुख्य परीक्षा देनी रहती है, पहली चीज़। और हमारा ये उद्देश्य भी रहता है कि आपके सारे टॉपिक से प्रश्न कराते हुए करीब करीब 750 प्रश्नों का मॉडल उत्तर से करा दे। 750 प्रश्नों का मॉडल उत्तर दे दें आपको, ताकि जो है आपका प्रत्येक टॉपिक जो है प्रश्न उत्तर के फॉर्म में कवर हो जाए। क्योंकि आप नोट्स बहुत बनाते रहते हैं, आपके पास तथ्यों की कमी नहीं होती है। आपको दिक्कत आती है मेंस आंसर राइटिंग में लिखने में कि भाई उसको कैसे अरेंज किया जाए। तो क्योंकि पीटी पास किए हुए लोग होते हैं आप लोग, तो ऐसा नहीं है कि आप लोग शून्य होते हैं। तो आप लोगों में थोड़ा सा बस वही है कि फिनिशिंग की ज़रूरत होती है। आप ज़्यादा से ज़्यादा उदाहरण निकाल पा रहे हैं कि नहीं निकाल पा रहे हैं, भूमिका निष्कर्ष कैसे लिख रहे हैं, बीच का पार्ट आप कायदे से दे पा रहे हैं कि नहीं दे पा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं इस बैच में। और दूसरा तो हमारा जो फाउंडेशन बैच है, वहाँ तो हम सारी चीज़ों को ये मान के चलते हैं कि आपको हम शून्य से शिखर तक की यात्रा कराते हैं। तो जिसके लिए भी आप एलिजिबल हो, आप जुड़े, उसका लाभ उठाएं। प्रश्न है कि बंगाल में क्रांतिकारी आंदोलन के विकास को रेखांकित करें। तो सबसे पहले तो शब्द ही याद रख लें कि क्रांतिकारी की बात हो रही है। तो बहुत से बच्चे बहुत सतही तरीके से पढ़ करके आंसर राइटिंग करने लग जाएंगे, तो वो समाज सुधार की तरफ चले जाएंगे, उसमें राजा राम मोहन राय आ जाएंगे, विवेकानंद, दयानंद सरस्वती। तो ये सब चीज़ों से बचना है आपको, ठीक है। यहाँ क्या है कि क्रांतिकारी आंदोलन की बात है तो क्रांतिकारी आंदोलन के ही दायरे में रख करके उत्तर लिखना है। तो सबसे पहले तो आप बताइए कि क्रांतिकारी आंदोलन होता क्या है। तो क्रांतिकारी आंदोलन एक ऐसा संघर्ष है जो किसी दमनकारी व्यवस्था को बदलने के लिए हिंसा, सशस्त्र प्रतिरोध के तरीकों का उपयोग करता है। मतलब यहाँ क्या है जो क्रांतिकारी की, मतलब ये अपनी मांगों को मनवाने के लिए उग्र तरीके का आचरण करते हैं। और उसमें क्या है, उसमें हिंसा भी शामिल होती है। यही है क्रांतिकारी मूवमेंट। जहाँ तक बंगाल में क्रांतिकारी आंदोलन के विकास का प्रश्न है तो इसे निम्न बिंदुओं से समझ सकते हैं। सबसे पहला कि अगर आप थोड़ी सी पृष्ठभूमि देखेंगे कि भाई क्रांतिकारी आंदोलन का जो विकास हुआ तो क्यों हुआ, तो अगर आप इतिहास की बेसिक समझ रखते होंगे तो ये आपको पता ही होगा कि जो समाज सुधार आंदोलन भारत में चला तो उसका अग्रणी कौन रहा, वेस्ट बंगाल था। मतलब वेस्ट बंगाल जो है एक ऐसा भूखंड था जो न केवल आर्थिक रूप से बहुत संपन्न था बल्कि सांस्कृतिक और बौद्धिक रूप से भी वहाँ काफ़ी डेवलपमेंट था। तो ये सारी चीज़ें, मतलब एक समय ऐसी स्थिति थी उस समय कि बंगाल जो है पूरे भारत की चाबी थी। और इस पे यूपीएससी ने आगे चल कर के प्रश्न भी पूछा है। तो ये सारी पृष्ठभूमि थी। और जब वहाँ
जो उदारवादी धारा है विफल होती है तो उसके गैप को फुलफिल करने के लिए क्या आती है, तो यही क्रांतिकारी धारा आती है। तो इसी को हम थोड़ा सा संक्षेप में बताए हैं कि बंगाल में क्रांतिकारी आंदोलन 19वीं सदी के अंत और 20वीं सदी की शुरुआत में, मतलब वही कि 18वीं सदी का जो अंत होता है और 20वीं सदी की जो शुरुआत होती है वहाँ से माना जाता है। ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक सशक्त एवं गुप्त आंदोलन था। चूंकि बंगाल पुनर्जागरण का भी अग्रदूत था, जो मैंने अभी बताया है। यहाँ राजा राममोहन राय, विवेकानंद, अरविंद घोष, बंकिम चंद्र चटर्जी जैसे विचारकों ने राष्ट्रीय चेतना का विकास किया। तो मतलब यहाँ की युवाओं की पृष्ठभूमि में इनके विचार थे। मतलब कैसे विचार थे भाई, सारे विचार इनके स्वतंत्रता वाले ही थे कि भाई हम इस अंग्रेजों की जो गुलामी है इसको मुक्त कराएं। लेकिन इनके विचार में जो अंग्रेजों से मुक्ति का मार्ग था वो हिंसात्मक नहीं था, वो अहिंसात्मक था। लेकिन युवा हैं, नई जोश है, और जब तरीके से इनको लगता है कि जब चीज़ें बहुत आसानी से ना मिले तो उसके लिए संघर्ष ही कर लिया जाए, तो उसी में फिर आगे हम बता रहे हैं कि अतः जब इन विद्रोहों को कुशल नेतृत्व देने में उदारवादी नेतृत्व सफल हुआ, मतलब वही कि जब युवाओं में राष्ट्रीय चेतना का प्रसार हुआ, मतलब ये घर कर गया कि हमको अंग्रेजों की दास्ता से मुक्ति करानी है भारत माता को। लेकिन जो उदारवादी धड़ा था, मतलब उदारवादी धड़ा में आप देखेंगे बेसिकली उसमें कांग्रेस की जो भूमिका थी, चूँकि 1885 में कांग्रेस का उदय हो गया था, तो कांग्रेस और 1900 के जो प्रारंभिक 20वीं सदी का जो प्रारंभिक दशक है उस समय तक वो थोड़ा मजबूत स्थिति में भी आ गई थी। लेकिन उनकी मांगों में कुछ ऐसा लग नहीं रहा था कि वो ऐसा कुछ डिमांड कर रहे हैं कि उससे जो है भारत की आज़ादी मिलने वाली है। युवाओं में वो विश्वास नहीं जम रहा था। और क्रांतिकारी, उसमें जो क्रांतिकारी धड़ा है कांग्रेस में, मतलब तिलक महोदय तो यहाँ तक भी कह दिए थे कि भाई आप वर्ष में एक बार मेढक की तरह एकत्रित होते और टर्र टर्र करते हैं, मतलब वही जो कांग्रेस के अधिवेशन को लेकर उन्होंने जो टिप्पणी की थी, तो ऐसे में स्वराज की प्राप्ति नहीं होगी। तो युवाओं में निराशा था, तो चूंकि युवा निराश थे तो उन्होंने एक वैकल्पिक मार्ग का अनुसरण किया, और इसी क्रांति, और जिसमें अहिंसात्मक क्रांति की चीज़ें जुड़ती हैं, और इसे 3 चरणों में बांट करके दिखाया जा सकता है। सबसे पहला चरण है कि इस चरण में बंकिम चंद्र चटर्जी का जो उपन्यास है आनंद मठ, जो अभी हाल ही में बहुत ज़्यादा चर्चित रहा है, क्योंकि आप लोग जान ही रहे होंगे कि इसी आनंद मठ में जो है, जो हमारा राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम, उसे सबसे पहले यही जो है प्रकाशित कराया गया था। तो वही है कि आनंद मठ एवं गीत वंदे मातरम ने उग्र राष्ट्रवादी भावना को प्रज्वलित किया, जिसके परिणाम स्वरूप 1902 में कोलकाता में प्रमथनाथ मित्र ने अनुशीलन समिति की स्थापना की। तो आप भूमिका दिखाइए बंकिम चंद्र चटर्जी, सन्यासी, विद्रोह, मतलब वही आनंद मठ और वंदे मातरम की भूमिका दिखाइए, क्योंकि ये जो है एक तरीके से क्रांतिकारी आंदोलन की शुरुआत का आधार का काम कर रहे हैं ये जो प्रयास है। और इसी में जो है सबसे पहला जो प्रयास होता है, मतलब व्यवहार रूप में, ये देखिए जो बंकिम चंद्र चटर्जी हैं वो सिद्धांत, और व्यवहार में कौन आते हैं, तो प्रमथनाथ मित्र आते हैं, अनुशीलन समिति की स्थापना करते हैं। इसी तरीके से आप 1950 में देखेंगे तो ढाका में पुलिन दास अनुशीलन समिति का गठन करते हैं। और इसका उद्देश्य क्या रहता है, ये जो संगठन गठित होते हैं जो अनुशीलन समिति, तो इसमें क्या है कि युवाओं को शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक रूप से सशक्त बनाना है, ताकि वे ब्रिटिश राज के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह कर सकें। मतलब ये जो अनुशीलन समितियां हैं प्रमथनाथ मित्र और बारिंद्र पुलिन दास के नेतृत्व में, तो ये क्या कर रही हैं कि वही युवाओं में राष्ट्रीय भावना का प्रसार करना और उन्हें मतलब थोड़ा सा सशक्त बनाना क्रांतिकारी गतिविधियों को लेकर के। फिर 1906 में एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें होती हैं कि युगांतर समूह, मतलब कोलकाता स्थित एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन था, स्थापित होता है युगांतर समूह 1906 में, जिसकी स्थापना किसने की थी, अरविंद घोष, इनके भाई बारिंद्र घोष होते हैं, और भूपेंद्र नाथ दत्त ने, जिनका उद्देश्य क्या था कि हथियार और विस्फोटक सहित युद्ध हथियार एकत्र करना था। मतलब ये जो युगांतर समूह था जिसमें अरविंद घोष, बारिंद्र घोष लोग थे, तो ये भाई अगर हिंसा करना तो हिंसा करने के लिए वित्त चाहिए, वित्त, और जब वित्त होगा तभी वेपन्स आएंगे। तो ये सारे प्रयास युगांतर समूह के द्वारा किया जाता था, 1906 में गठित हुआ था। तो ये क्रांतिकारी
आंदोलन का ये प्रथम चरण माना जाता है बंगाल में। और देखिए, आपको बंगाल में सीमित रहते हुए लिखना हो, जब ऐसे प्रश्न आए तो आपको बहुत ध्यान से पढ़ने की जरूरत होती है, क्योंकि फिर आपके दिमाग में वही आता है कि आप एच आर ए पे आ जाते हैं, HSRA पे आते हैं, और वो आपके प्रश्न की डिमांड नहीं है, क्योंकि बंगाल तक आपको सीमित किया है और ये PYQ है, आया हुआ प्रश्न है। तो इसीलिए मुख्य परीक्षा में क्या है कि आता तो सब है, बस लिखना कैसे है ये सीखना होता है, तो ये जरूरी है। अब फर्स्ट चरण की आपने चर्चा कर दी। द्वितीय चरण में आप देखेंगे तो बंगाल विभाजन और क्रांतिकारी उभार। द्वितीय चरण में जो बंगाल विभाजन होता है 1905 में कर्जन के द्वारा, आपने देखा ही होगा और सुना ही होगा। तो वहाँ क्या है कि उसके विरोध स्वरूप जो है जो क्रांतिकारी गतिविधियां थी और ही तीव्र हुई और संगठित हुई। मतलब इनको लगा कि यार अंग्रेज तो इस तरीके से डिवाइड एंड रूल की जो इनकी पॉलिसी है वो बढ़ती जा रही है, और अगर ये बढ़ता रहा तो हमको जो हमारा एक सपना है आज़ाद होने का वो पूरा नहीं होगा। वही इसमें कहा गया कि 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन की घोषणा ने क्रांतिकारी आंदोलन को तीव्र कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन क्या हुए, प्रारंभ हुए। 1908 में खुदीराम बोस, प्रफुल्ल चाकी ने मुजफ्फरपुर में जो जज किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास करते हैं, आपने पीटी में पढ़ा ही होगा, तो 1908 वाली घटना का भी आप उल्लेख कर दें, एक आपका पॉइंट बन जाएगा, जिसमें क्या होता है खुदीराम बोस को जो है वो फांसी की सजा हो जाती है। इसी तरीके से अलीपुर षड्यंत्र केस में अरविंद घोष के भाई वारिंद घोष गिरफ्तार किए गए। हावड़ा षड्यंत्र केस में अनुशीलन समिति के 47 क्रांतिकारियों को गिरफ्तार किया गया। तो मतलब चूंकि जब द्वितीय चरण में क्रांतिकारी गतिविधियां थोड़ा उग्र हुई, देखिए प्रथम चरण में क्या था कि वो सैद्धांतिक आवरण में रही और हिडन तरीके से काम कर रही थी। द्वितीय चरण में थोड़ा सा उनका प्रसार ज़्यादा बढ़ा, उसमें उग्रता आई, तो अंग्रेज भी सक्रिय हुए और उनके दमन की चीज़ों का प्रयास किया, और सारी चीज़ें आपको यहाँ दिख भी रही होंगी कि किस तरीके से अंग्रेजों के द्वारा दमन किया जा रहा था। फिर एक बहुत बड़ा प्रयास किया गया, जो क्रांतिकारी समूह थे, दिल्ली लाहौर षड्यंत्र केस के तहत रास बिहारी बोस के नेतृत्व में तत्कालीन वायसराय लॉर्ड हार्डिंग की हत्या का असफल प्रयास किया गया। तो ये भी बंगाल की क्रांतिकारी धारा का ही एक विकास था, हालांकि इसमें सफल नहीं होते हैं। और इसके बाद बहुत ही बर्बरता पूर्वक तरीके से जो क्रांतिकारी गतिविधियां उनको दबाने का प्रयास किया जाता है ब्रिटिशर्स के द्वारा। फिर एक उदाहरण आप बाघा जतीन का भी ले सकते हैं कि बाघा जतीन ने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सशस्त्र विद्रोह की योजना भी बनाई थी। अब क्रांतिकारी धारा का थर्ड चरण जो आता है, तो थर्ड चरण में क्या है ना कि जो सेकेंड और थर्ड चरण में थोड़ा सा आपको अंतर दिखेगा, क्योंकि जब 1911-12 में ये जब होता है लॉर्ड हार्डिंग वाली चीज़ें, उसके बाद आपको पता ही होगा कि 1915 में गांधी जी आते हैं, उसके बाद धीरे धीरे वो सक्रिय होते हैं। 16 में लखनऊ अधिवेशन में भी उनकी सक्रियता बढ़ती है, और फिर 17 में 18 में उनके जो आंदोलन हैं, चाहे वो नील विद्रोह को लेकर के हो, चाहे तिनकठिया प्रणाली हो, अहमदाबाद मिल वाली जो चीज़ें हों, फिर आगे और भी विद्रोह होते हैं, और फिर असहयोग आ जाता है, सबीना वज्ञा आ जाता है। तो ऐसे में आप देखेंगे कि युवाओं का भी एक विश्वास जमता है किस पे, गांधी जी पे। उनको लगता है कि वो गांधी जी ने एक स्टेटमेंट भी दिया था कि भाई जो असहयोग आंदोलन की जब सफलता, वो उनको स्टार्टिंग में तो बहुत सफल रहा, और उन्होंने कहा कि अगर 1 वर्ष तक आप हमारे साथ इसी तरीके से सहयोग कर देंगे तो 1 वर्ष में ही जो है आपको स्वराज की प्राप्ति हो जाएगी। तो युवाओं को लगा कि भाई देखिए, कोई भी युवा उस समय हिंसा तो नहीं करना चाहता, हिंसा तो उसका प्राथमिक ध्येय नहीं था, वो कोई वैकल्पिक मार्ग नहीं पा रहा था, उसे मंजिल दिख नहीं रही थी, तो उसमें अकुलाहट थी, छटपटाहट थी, तो वो हिंसा की तरफ चले गए थे। लेकिन जैसे ही गांधी जी आए, तो गांधी के नेतृत्व में युवाओं को लगा कि नहीं, ये तो अच्छा है कि भाई अहिंसा के मार्ग पे और शांतिपूर्ण तरीके से हम स्वराज को पालें, भारत को आज़ाद करा लें। तो युवाओं की भी भागीदारी गांधीवादी मूवमेंट में असहयोग आंदोलन तक बहुत बढ़ चढ़ के रही, और वो बहुत ज़्यादा उत्साहित भी दिख रहे थे। लेकिन चौरी चौरा की जो घटना होती है, उसके बाद आप देखते ही होंगे किस तरीके से गांधी जी एक झटके में विड्रा करते हैं, और इसको लेकर के युवाओं का एक सपना तो चकनाचूर होता ही है। कई कांग्रेस के ही नेता जो हैं इस प्रक्रिया पे गांधी जी की आलोचना करते हैं।
वो दूसरा विषय है कि गांधी जी उसको क्यों विड्रॉ किए, अगर नहीं करते तो क्या होता। तो वो सारी चीज़ें दूसरे टॉपिक में कवर करेंगे, वो इस प्रश्न का डिमांड नहीं। मतलब हम ये समझाना चाह रहे थे जो तृतीय चरण है तो थोड़ा सा उसमें देरी दिखेगा, तो देरी का यही कारण है कि गांधीवादी मूवमेंट में युवाओं की उसमें सक्रिय भागीदारी हो जाती है। फिर जब असहयोग आंदोलन असफल होता है, मतलब वो उस तरीके की सफलता नहीं प्राप्त कर पाता, तो युवाओं में पुनः एक मोह भंग की स्थिति उत्पन्न होती है और फिर वो एक सशस्त्र आंदोलन की तरफ मूव करते हैं। और वही यहाँ बताया जा रहा है कि गांधी जी के अहिंसक आंदोलन के प्रभाव से क्रांतिकारी आंदोलन में कुछ समय के लिए क्या आ गया था, ठहराव आया, किंतु असहयोग आंदोलन में अपेक्षित सफलता न मिलने के कारण इनमें पुनः तेजी आ गई। और फिर पुनः तेजी आई तो सबसे आप देखेंगे कि लाहौर षड्यंत्र केस 1929 का और सेंट्रल असेंबली जो बम कांड होता है उसमें भी आपको चेहरा तो भले भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त ये लोग दिख रहे हैं, लेकिन अप्रत्यक्ष भूमिका में कौन थे, बंगाल के ही क्रांतिकारी थे। तो आप इसको भी डालिए। फिर आप देखेंगे जतिन दास भूख हड़ताल करते हुए शहीद हुए थे। चटगांव शस्त्रागार की आप चर्चा कर दीजिए कि 1930 में जो सूर्यसेन थे मास्टरदा थे और उनके साथियों ने ब्रिटिश शासन को सीधी चुनौती दी और जो चटगांव का शस्त्रागार था उसे लूट लिया और कुछ हद तक वहाँ एक तरीके से समानांतर सरकार चलाने का प्रयास किया था। हालांकि इसे आंशिक सफलता ही मिली, किंतु युवाओं को प्रेरित करने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। तो सूर्यसेन को भी बहुत जल्दी ही गिरफ्तार करके उन्हें फांसी की सजा दे दी गई थी। और ये सारे जो प्रयास थे ये बहुत ज़्यादा सफल नहीं रहे, लेकिन आम जनमानस को उद्वेलित करने में, युवाओं में एक राष्ट्र के प्रति, आज़ादी के प्रति और अंग्रेज़ों के प्रति एक आक्रोश की चीज़ों को तो संचालित किए ही। तो ये सारे प्रयास हैं और इसमें आप एक पॉइंट जरूर डालिए कि महिलाओं की भी सक्रिय भागीदारी रही। युवा देखिए गांधीवादी आंदोलन में तो महिलाएं और ज़्यादा आप सक्रिय पाएंगे और उस पर मैंने पीछे क्वेश्चन कराया भी है। वो क्यों पाएंगे, क्योंकि भाई किसी भी समाज और सभ्य समाज में कोई नहीं चाहता कि हमारा बेटा हिंसक गतिविधियों में जाए, और बेटियों के लिए तो और भी ज़्यादा वंचित है जब उन्हें शुरू से ही मतलब त्याग, संयम और करुणा, प्रेम, सौहार्द की भावना, ये सब चीज़ों को लेकर के सिखाया जाता है। तो महिलाओं को तो पहली बात तो उनको घर से उतना फ्रीडम नहीं था, और दूसरी चीज़ ये है कि महिलाओं के नेचर को सूट भी नहीं करता था जैसे हमारे यहाँ की महिलाओं की परवरिश हुई है कई सौ सालों से। तो ऐसे में इनकी भागीदारी क्रांतिकारी आंदोलन में थोड़ा सीमित तो दिखती है, लेकिन ऐसा नहीं था कि थी नहीं। आप दिखाइए कि प्रीतिलता वाडेकर, वीना दास, भवानी भट्टाचार्य जैसी महिलाओं ने क्रांतिकारी गतिविधियों में सक्रिय भाग लिया, जिसने लैंगिक समानता के आयाम को क्या किया, तो उजागर किया। मतलब हमारी महिलाएं भी, मतलब हमारी छोरियां भी छोरों से कम नहीं है, और उन्होंने भी उस समय इस तरीके का काम किया कि जब लोग महिलाओं के बारे में ऐसा सोच नहीं सकते। आज तो महिलाएं बहुत आगे जा चुकी हैं, ये 1930 की बात है, तो आप इसकी भी चर्चा करें। और इस प्रकार कहा जा सकता है कि बंगाल का क्रांतिकारी आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम में उग्र राष्ट्रवाद, बलिदान और संगठनात्मक शक्ति का क्या था, प्रतीक था। यह आंदोलन न केवल ब्रिटिश सत्ता को चुनौती देने में सफल रहा, बल्कि 1947 में जो हमको जो आज़ादी मिली, जो हम स्वतंत्र हुए, तो उसके आधार के रूप में भी इसने काम किया। क्योंकि यही सब जो सम्मिलित प्रयास थे जो हुए, तो आगे चल करके इसमें और व्यापकता आई, इसका और प्रचार प्रसार हुआ और लोग अपने अधिकारों को लेकर के ज़्यादा मुखर हुए। और जब क्रांतिकारी आंदोलन या कांग्रेस का मूवमेंट जब जन आंदोलन में तब्दील हुआ, तब अंग्रेजों को लगा, देखिए किसी भी संगठन से, किसी भी व्यक्ति से लड़ना बहुत आसान होता है, लेकिन जनता से नहीं लड़ा जा सकता। और जैसे ही जब हमारा आंदोलन 1942 तक आते आते जन आंदोलन बन गया, और 1942 में आपको पता ही होगा कि गांधी जी ने क्या कहा कि अब जो है आपकी स्थिति ये है कि करो या मरो, डू एंड डाई, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ उन्होंने कहा कि अब आंदोलन आपका है, इसके नेता कौन है, आप खुद इसका नेतृत्व करेंगे। तो जब जनता किसी चीज़ के नेतृत्व करती है ना, तो उसको फिर देश दुनिया की कितनों बड़ी आप फौज लगा लीजिए, उसको आप रोक नहीं पाएंगे। और यही कारण था कि फिर अंग्रेज़ों को लगने लगा था कि अब जो है भारत से विदाई का समय आ गया है,
और उसी समय एक बहुत वैश्विक स्तर पर महत्वपूर्ण घटना द्वितीय विश्व युद्ध का रहा, 1939 से 45 तक का जो कालखंड होता है 6 वर्षों में। तो जो यूरोप की बादशाहत वैश्विक स्तर पे थी वो डाउनफॉल करी, तो ये भी एक सुहागा जैसी थी सोने पे। तो ये सब प्रयास थे जिससे हम आज़ादी पाए। तो इसी तरीके से निष्कर्ष देके अपना उत्तर खत्म करिए, और मुझे बड़ा भरोसा है कि इस प्रश्न के माध्यम से न केवल आपको एक मॉडल उत्तर मिला होगा, बल्कि भूमिका कैसे लिखनी है, निष्कर्ष कैसे लिखना है, बीच का पार्ट कैसे लिखना है, इसके बारे में भी हम कुछ बता पाए होंगे। ये देखिए, ये कुछ संस्थान के द्वारा जो बैच चलाए जा रहे हैं उसके बारे में तो मैंने पीछे चर्चा करी ही है। यहाँ आप इसी तरीके से जो प्रश्न दिया जाता है लिख करके दिखाते हैं। देखिए, प्रॉपर वे में पूरा कमेंट किया गया है। अगर आपका 1 नंबर आधा नंबर भी काटा गया है, क्यों काटा गया है और आप इसे और ज़्यादा कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, ये पूरा कमेंट किया जाएगा। लेकिन हम आपको कमेंट तक ही नहीं रोकेंगे, मतलब कमेंट तो हम करेंगे ही करेंगे, फिर जब आपके उत्तर का मूल्यांकन हो जाएगा तो आपको इसी तरीके से प्रत्येक प्रश्न पत्र का, मतलब प्रत्येक टेस्ट से, प्रत्येक प्रश्न पत्र का जो टेस्ट होगा और प्रत्येक टॉपिक से उसका मॉडल आंसर भी देंगे। और ये जो मॉडल आंसर होगा आपके पूरे सिलेबस के सारे टॉपिक से होगा। तो ऐसे में अगर आप हमारे मॉडल आंसर को भी बेहतर, मतलब बढ़िया से पढ़ के तैयार करके जाते हैं तो बहुत अच्छी स्थिति में अपने मेंस में रहने वाले हैं। तो आज का जो सेशन था वो यहीं तक था। लास्ट में हमारे कुछ लिंक्स हैं। एक तो हमारा समृद्धि IAS ऑफिशियल है, टेलीग्राम @ करके है। तो अभी तक आप लोगों ने ज्वाइन नहीं किया तो ज़रूर ज्वाइन करें, क्योंकि ये हमसे जुड़े रहने का 24 घंटे का माध्यम तो है ही है। साथ ही साथ जो हम पढ़ाते हैं एक समय के बाद यहाँ को PDF मिल जाता है। संस्थान कोई भी सूचना लाता है, कुछ भी इन्फॉर्मेशन देना होता है तो सबसे पहले अपने टेलीग्राम पे देता है। और किसी भी परीक्षा से संबंधित कोई भी नोटिफिकेशन आता है तो हमारे मेंटर्स यहाँ सबसे पहले लगाते हैं। आपको आयोग की जो सूचना आपको चाहिए होती है वो भी हमारे विनीत पाठक सर लगाते रहते हैं, और बहुत ही एथेंटिक स्रोत के साथ। और साथ में हमारा जो है एक अदर चैनल है, एक तो संदीप मिश्रा ऑफिशियल और दूसरा समृद्धि IAS, जिससे भी हम आप जुड़े हुए हैं। तो समृद्धि IAS को यदि आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। तो आप देखेंगे कि निरंतर तो जो भविष्य में आपको वीडियो मिलने हैं, और अतीत में कितने वीडियो पड़े हुए हैं तो आप वो सब देख के अपनी परीक्षा की तैयारी को मजबूत करें। और दूसरा है संदीप मिश्रा ऑफिशियल, तो ये भी बहुत ही फ्रूटफुल चैनल है। सबसे अंत में यदि आप हमसे बातचीत करना चाहते हैं, हमारे किसी बैच से जुड़ना चाहते हैं तो 7303307507 पे संपर्क कर सकते हैं। तो ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। पुनः मिलते हैं नए वीडियो में नए क्लास के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, शुभकामनाएं आपको।